हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग एमीन्स लेक्चर नंबर 2 करेंगे और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। यदि किन्हीं का छूटा है तो पहले पिछले लेक्चर आप देख जाएं, फिर आप प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स पर आएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीन्स की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीन्स में ऑब्वियसली नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से ऑब्वियसली एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप यदि डायरेक्टली अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन। यदि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच्ड होती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन। और यदि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोकार्बन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होती है, दैट इज कॉल्ड टर्सरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। तो एमीन्स में क्या है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट वन, पहली प्रॉपर्टी जो एमीन्स की होती है कि एमीन एज अ बेस, एमीन्स आर लेविस बेस। ये क्या है, तो लेविस बेस है, इसलिए रिएक्ट करता है एसिड के साथ। मतलब अगर आपके पास एमीन्स है सो रिएक्ट विथ एसिड, इस कारण से एसिड के साथ रिएक्ट करता है। मतलब अगर आपके पास एमीन्स है, अगर आप इसे ट्रीट करा दें एसिड के साथ, एसिड मतलब H+ के साथ, तो ऑब्वियसली ये क्या देगा, तो ये अमोनियम आयन देगा। ये N ऑब्वियसली नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा और फिर शेयरिंग करेगा जैसे अमोनियम आयन। तो पहली प्रॉपर्टी एमीन्स की, एमीन्स क्या है, तो लेविस बेस, इसलिए रिएक्ट करता है एसिड के साथ। सेकेंड वन, एमीन्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सब्सटेंस से नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन से या हाइड्रोकार्बन ग्रुप से, जिसके कारण इस नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज होती है। तो एमीन्स आर न्यूक्लियोफाइल। एमीन्स क्या है, तो न्यूक्लियो, जिसके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होती है वो क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल होता है। सो गिव्स, इसलिए देता क्या, तो सो गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एमीन्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, इस कारण से ये न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मतलब आपके पास ये एमीन्स है, एमीन्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर इसे आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दी, अगर आपके पास R है, ये H है, ये H है और यहाँ हेलोजन है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन के पास सब्सटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव, ये ऑब्वियसली इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इधर डिपार्ट करेंगे। तो ये आपको दे देगा क्या, तो दिस गिव अस ये N, ये ऑब्वियसली ये C, ये R, ये H, ये H, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगी, तो सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, प्लस ऑब्वियसली X-। तो ये क्या हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया। तो एमीन्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इस कारण से लेविस बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ। एमीन्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज, इस कारण से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। एंड थर्ड वन, एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एमिनो ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होती है तो एमिनो ग्रुप, इम्यूनो ग्रुप आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप गिव्स ऑर्थोपारा तो अमीनो ग्रुप क्या है, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, गिव्स ऑर्थोपारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव ऑर्थोपारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। मतलब यदि बेंजीन रिंग के ऊपर एमिनो ग्रुप मौजूद होती है, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर एमिनो ग्रुप मौजूद होती है, एमिनो ग्रुप इज ए स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है। इस कारण से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑब्वियसली कहां पर अटैक कराता, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एमिनो ग्रुप मौजूद होती है तो ये सब्स्टिट्यूशन कराता है कहां पर, तो ऑर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर। मतलब ये ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप होती है। दिस NH2 दिस वन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, तो एमीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है एमीन्स में, वो पहला एमीन एज ए लेविस बेस, एमीन एक बेस है इसलिए रिएक्ट करता है एसिड के साथ। एमीन्स एक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। और एमिनो ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होती है तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एमिनो ग्रुप और स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप गिव्स ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। तो ये बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे एमीन्स एज ए बेस। पहला एमीन्स एज ए बेस। तो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एमीन देखेंगे, दैट इज एमीन एज ए बेस। तो एमीन्स एज अ बेस। सो एमीन एक बेस है तो रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो रिएक्ट विथ एसिड, तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे, या कि ए में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सच एज ऑब्वियसली HCl, HBr, HI, HNO3 etc। तो एंड सेकेंड वन हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ weak acid with nitrous acid, that is a weak acid, nitrous acid या कि ये weak acid, nitrous acid that is HNO3 क्या है, तो एक weak acid। तो रिएक्शन ऑफ एमीन में एमीन्स एज ए बेस, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमीन एज ए बेस। ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो दो तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ एमीन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 etc। और दूसरा रिएक्शन ऑफ एमीन विथ नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2 एक वीक एसिड। तो फर्स्ट वन रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो देता क्या, तो गिव्स देयर सॉल्ट, स्टेबल सॉल्ट, गिव्स देयर स्टेबल सॉल्ट। जैसे अगर हमारे पास मिथाइल एमीन या इथाइल एमीन है, अगर हमारे पास इथाइल एमीन है, अगर इसे हम HCl के साथ रिएक्शन करा दें तो ये क्या होगा, तो ये जैसे NH3 को HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, NH4Cl मिलेंगे। NH3 को अगर HBr के रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, NH4Br मिलेगी। NH3 को अगर HI के साथ रिएक्शन करा देंगे क्या होगा, NH4I मिलेगी। NH3 को अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, तो NH4NO3 मिलेगी। उसी तरह से अगर मिथाइल एमीन को HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, इथाइल एमीन को अगर HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या देगा, इथाइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट दे देगा। अगर आपके पास ऑब्वियसली अगर आपके पास इथाइल एमीन है, ऐसे अगर हम लोग ट्रीट करा दे HNO3 के साथ तो क्या देगा, उसकी सॉल्ट दे देगा। मतलब ये इथाइल अमोनियम ऑब्वियसली नाइट्रेट दे देगा। उसी तरह से अगर हमारे पास ये इथाइल है, इथाइल एमीन है, अगर इसे हम ट्रीट करा दे किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो ये क्या दे देगा, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट दे देगा। मतलब ये CH3, ये CH2,
ये NH3 ऑब्वियसली SO4 दे देगा। यदि हमारे पास सेकेंडरी एमीन है, जैसे CH3 NH, ये सेकेंडरी एमीन है, डाइथाइल एमीन है। अगर इसे हम लोग ट्रीट करा दें HBr के साथ तो क्या देगा, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट मतलब ये CH3 CH2 ये होल 2 ऑब्वियसली ये NH2 ये Br दे देगा। ऑब्वियसली ये प्लस माइनस है। उसी तरह से यदि हमारे पास टर्सरी एमीन है CH3 CH2 ये ट्राइथाइल एमीन है, अगर इसे हम ट्रीट करा दें HI के साथ तो क्या दे देगा, तो ऑब्वियसली इसकी अमोनियम सॉल्ट मतलब ये CH3 ये सी ऑब्वियसली ये ट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड दे देगा दिस में ये से। तो एमीन्स है जब बेस, एमीन एक बेस है, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। तो दो तरह की रिएक्शन आप देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एमीन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl HBr HNO3 H2SO4 के साथ, और दूसरा रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ वीक एसिड दैट इज नाइट्रस एसिड। तो दो तरह की रिएक्शंस ऑफ एमीन्स में देखेंगे, पहला रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ वीक एसिड दैट इज नाइट्रस एसिड। तो पहला रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे अगर आप एमीन को रिएक्शन कराइए HCl के साथ HBr के साथ HI के साथ HNO3 के साथ H2SO4 के साथ, तो उसकी क्या देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट दे देगा। जैसे NH3 को HCl के साथ रिएक्शन करा देते तो अमोनियम क्लोराइड, NH3 को अगर HBr के साथ रिएक्शन करा दीजिए NH4Br। उसी तरह से अगर ये इथाइल एमीन HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो इथाइल अमोनियम क्लोराइड दे देगा। अगर हमारे पास इथाइल एमीन से HNO3 के साथ रिएक्शन करा दें तो इथाइल अमोनियम नाइट्रेट दे देगा। अगर इथाइल एमीन को अगर हम ट्रीट करा दें H2SO4 के साथ तो इथाइल अमोनियम सल्फेट दे देगा। ऑब्वियसली अगर डाइम इथाइल एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, इसे HBr के साथ रिएक्शन करा दें तो ये ऑब्वियसली क्या देगा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट दे देगा। नाउ रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ नाइट्रस एसिड, नाउ रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ नाइट्रस एसिड दैट इज द HNO2। ध्यान दीजिए HNO2 जो होती है नाइट्रस एसिड या वीक एसिड, ऑब्वियसली HNO2 जो नाइट्रस एसिड है इज वीक एंड अनस्टेबल एसिड, और ये अनस्टेबल एसिड होती है। सो इसीलिए इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाई, इसे ये तुरंत तैयार किया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाई NaNO2 और HCl। इसलिए कहीं भी अगर तो NaNO2 HCl आपस में रिएक्शन करके क्या दे देता है, NaNO2 HCl आपस में रिएक्शन करके ऑब्वियसली आपको दे देगा NaCl प्लस HNO2। तो ऑब्वियसली हम लोग आगे देखेंगे कि लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ नाइट्रस एसिड, लेकिन नाइट्रस एसिड लिखेंगे और वहां पर HNO2 नहीं, बल्कि उसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो हर जगह आप देखिएगा HNO2 नहीं लिखा रहता है, HNO2 की जगह पर क्या लिखा रहता है, NaNO2 HCl। ऐसा इसलिए क्योंकि HNO2 एक वीक और अनस्टेबल एसिड होती है, इसे फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। तो रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ नाइट्रस एसिड, तो ध्यान रखें नोट, HNO2 एक वीक और अनस्टेबल एसिड होता है, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है किसके साथ, तो मिक्सिंग NaNO2 और HCl के साथ। NaNO2 और HCl आपस में रिएक्शन करके NaCl और HNO2 देता है। तो ऑब्वियसली लिखा रहता है नाइट्रस एसिड, लिखा अगर बोलेगा नाइट्रस एसिड लेकिन लिखेगा क्या, NaNO2 HCl। ऐसा इसलिए क्योंकि HNO2 एक क्या है, तो वीक अनस्टेबल एसिड है, इसलिए इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम लोग तैयार करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ, तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विथ प्राइमरी एलिफैटिक एमीन, मतलब प्राइमरी एल्काइल एमीन, एलिफैटिक एमीन या कि प्राइमरी एल्काइल एमीन। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ प्राइमरी एराइल एमीन, एराइल मतलब ऑब्वियसली बेंजीन। ऑब्वियसली थर्ड वन हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ सेकेंडरी एल्काइल
और एराइल एमीन। और थर्ड वन हम लोग डिस्कस करेंगे, फोर्थ वन हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद टर्शरी एल्काइल और एराइल एमीन। तो बेसिक रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ प्राइमरी एल्काइल एमीन, दूसरा रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ प्राइमरी एराइल एमीन, प्राइमरी एराइल एमीन, और थर्ड वन रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ सेकेंडरी एल्काइल या एराइल एमीन, और फोर्थ वन दैट इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ टर्शरी एल्काइल और एराइल एमीन। तो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट तो रिएक्शन ऑफ, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ प्राइमरी एल्काइल एमीन, प्राइमरी एल्काइल एमीन या प्राइमरी एलिफैटिक एमीन। तो जब हम प्राइमरी एल्काइल एमीन को, जब हम लोग प्राइमरी एल्काइल एमीन को ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रस एसिड होती है वो एक अनस्टेबल एसिड होती है, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर तैयार किया जाता है। और फ्रेशली तैयार करने के लिए मिक्सर लिया जाता है किसका, तो NaNO2HCl। लिख रहे हैं NaNO2HCl, लेकिन इसे हम पढ़ क्या रहे, तो नाइट्रस एसिड, क्योंकि नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल एसिड होती है, इसे तुरंत तैयार किया जाता है। तो जब हम प्राइमरी एलिफैटिक एमीन को, प्राइमरी एल्काइल एमीन को ट्रीट कराते हैं किसके साथ, तो नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये फॉर्म करता है एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, ये फॉर्म करता है एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है। ये क्या है, तो एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, ये फॉर्म करता है एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट जो कि अनस्टेबल होती है। ये क्या है, तो अनस्टेबल है, ये स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर जाता है, ये डिकम्पोज कर जाता है किस में, तो ऑब्वियसली ये स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज करके ये कार्बोकैटायन प्लस ऑब्वियसली N2 प्लस ये Cl माइनस, ये स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर जाता है किस में, तो ये कार्बोकैटायन N2 और Cl माइनस में। अब ये कार्बोकैटायन गिव्स, ये हमें देता क्या, तो दिस गिव्स ऑब्वियसली मिक्सचर ऑफ अल्कीन, अल्कोहल एंड हैलाइड्स। तो ये मिक्सर देता है किसकी, तो अल्कीन, अल्कोहल और हैलाइड की। तो जब हम प्राइमरी एलिफैटिक एमीन को, प्राइमरी एल्काइल एमीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो ये NaNO2HCl को क्या पढ़ते हैं, तो नाइट्रस एसिड, इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रस एसिड। तो जब हम प्राइमरी एल्काइल एमीन को ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो फॉर्म करता है एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट जो कि अनस्टेबल होती है, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप डिकम्पोज कर जाता है किसमें, तो कार्बोकैटायन N2 और Cl माइनस में। ये कार्बोकैटायन गोज ऑन आगे बढ़ता है और देता है अल्कीन, अल्कोहल और हैलाइड का मिक्सर। स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए, विशेष उदाहरण के लिए अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक उदाहरण कि अगर हमारे पास क्या है, तो प्रोपाइल एमीन, इट इज द प्रोपाइल एमीन, अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2HCl के साथ, हमारे पास प्रोपाइल एमीन है, इसे अगर हम ट्रीट करा दें ऑब्वियसली NaNO2HCl के साथ नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये क्या देगा, तो दिस गिव अस ऑब्वियसली प्रोपाइल, ये क्या देता है, दिस गिव अस प्रोपाइल डायजोनियम सॉल्ट, ये ऑब्वियसली प्रोपाइल डायजोनियम सॉल्ट देता है, ये प्रोपाइल डायजोनियम सॉल्ट देता है जो स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर जाता है किसमें, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर जाता है CH3CH2, ये CH2 प्लस ऑब्वियसली यहाँ से क्या होती है, तो नाइट्रोजन लिबरेट हो जाती है, ऑब्वियसली यहाँ से नाइट्रोजन लिबरेट हो जाता है, ये ऑब्वियसली डिकम्पोज कर जाता है, ये देता है N2 प्लस ऑब्वियसली Cl माइनस। अब ये कार्बोकैटायन के ऊपर क्या होता, तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद H2O, सॉल्यूशन के अंदर मौजूद H2O क्या करता है, तो अटैक करता है। तो अगर इसके ऊपर H2O अटैक करे, ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर H2O अटैक करे, ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर H2O अटैक करता है, अगर इसके ऊपर H2O अटैक करता तो ऑब्वियसली ये दे क्या देगा, अगर इसके ऊपर H2O अटैक करेगा तो ये देता CH3, ये CH2 ऑब्वियसली यहाँ पर OH आ जाता, मतलब अल्कोहल दे देगा। उसी तरह से अगर इसके ऊपर हैलाइड अटैक करता है तो देता वाट, तो ये Cl माइनस अटैक कर दे तो ये CH3 CH2 Cl, और ऑब्वियसली अगर यहाँ से H+ की रिमूव हो जाए, मतलब ये कार्बोकैटायन है, बगल वाले कार्बन से H+ अगर निकाल ले,
अगर बगल वाले कार्बन से अगर H+ निकाल ले, अगर बगल वाला कार्बन से H+ निकाल ले तो ये क्या दे देता, तो दिस गिव अस CH3 CH2, ऑब्वियसली ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 अल्कीन दे देता दिस वन। तो ये मिक्सर प्रोडक्ट फॉर्म। अब जरा देखिए ये प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म होती है। अब ये कार्बोकैटायन क्या हो जाती है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हो जाती। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म, during course of reaction if less stable carbocation form that get rearranged into more stable carbocation by Bantu shift। तो ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है रीअरेंज कर जाता है। यहाँ पर क्या हो सकती है, तो रीअरेंजमेंट हो सकती है। यहाँ पर क्या हो सकती है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो जो प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुई है वो बेसिकली 1,2 शिफ्ट से क्या होता है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन में चेंज कर जाता है। मतलब CH3, ये CH, ये प्लस, ये ऑब्वियसली ये CH3, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन में फॉर्म हो जाता। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बोकैटायन के ऊपर अगर H2 अटैक कर दे तो ये ऑब्वियसली ये सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर जाएगा। मतलब CH3, ये CH, ये OH, ये CH3। अगर इसके ऊपर हैलाइड अटैक कर दे, अगर इसके ऊपर हैलाइड अटैक कर दे तो ये क्या दे देगा, तो CH3 CH, CH3 CH, ऑब्वियसली ये Cl, ये CH3। अगर ऑब्वियसली ये बगल से H+ को रिमूवल कर दे, बगल से प्रोटॉन डिप्रोटोनेशन कर दे तो ये क्या दे देगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH3। तो ये मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड फर्स्ट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विथ प्राइमरी एल्काइल एमीन। तो जब प्राइमरी एल्काइल एमीन को ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड चूंकि अनस्टेबल एसिड होती है इसलिए फ्रेशली तैयार किया जाता है बाई NaNO2 और HCl। तो लिखते हैं बोलते हैं नाइट्रस एसिड लेकिन लिखते हैं NaNO2 HCl क्योंकि नाइट्रस एसिड फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। तो जो प्राइमरी एल्काइल एमीन को ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो फॉर्म करता है एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट। जब एल्काइल एमीन को ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो फॉर्म करता है अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट जो कि अनस्टेबल होती है, स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर जाता है कार्बोकैटायन प्लस N2 प्लस Cl माइनस में, और ये कार्बोकैटायन मिक्सर देता है अल्कीन, अल्कोहल और हैलाइड्स का। कैसे, तो यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक हम लोगों ने स्पेसिफिक उदाहरण एग्जाम्पल ले रखी है। कौन सी, अगर हमने ले रखा क्या, तो प्रोपाइलेमिन, एन प्रोपाइलेमिन, नॉर्मल प्रोपाइलेमिन। अगर इसे ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या देता है, तो प्रोपाइल डायजोनियम सॉल्ट दे देता है। प्रोपाइल डायजोनियम सॉल्ट जो कि अनस्टेबल है, जो कि अनस्टेबल स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर जाता है किसमें, तो बेसिक ये प्राइमरी प्रोपाइल कार्बोकैटायन N2 और Cl माइनस में। अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर H2 अटैक कर दे, इस कार्बोकैटायन के ऊपर अगर H2 अटैक कर देता तो ऑब्वियसली अल्कोहल, इसके ऊपर हैलाइड अटैक कर देता तो ऑब्वियसली हैलाइड, और अगर बगल वाले कार्बन से H+ की रिमूव कर लेता तो अल्कीन। ऑब्वियसली चूंकि रिएक्शन के दौरान प्राइमरी कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुई है तो ये ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म दैट गेट रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बाय Bantu shift। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुई है, ये रीअरेंज करके सेकेंडरी कार्बोकैटायन में चला जाता है बाय Bantu shift। अब इसके ऊपर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, अब इसके ऊपर अगर H2 अटैक कर दे तो सेकेंडरी अल्कोहल, हैलाइड अटैक कर दे तो सेकेंडरी हैलाइड, और बगल से H+ की रिमूव हो जाए तो ये क्या दे देगा, तो अल्कीन देगा। अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म मीन्स स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो ऑब्वियसली ध्यान रखें, नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल एसिड होती है। नाइट्रस एसिड इज एन अनस्टेबल एसिड, एक अनस्टेबल एसिड है। सो इस कारण से सो इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसलिए इसे हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ NaNO2 and HCl, by treatment with NaNO2 HCl। तो NaNO2 और HCl को मिला करके हम लोग तुरंत तैयार करते हैं क्या, तो नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2 प्लस HCl। तो ध्यान रखें, नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल एसिड होती है इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड तैयार करी जाती है, फ्रेशली प्रिपेयर किया जाती है किसके द्वारा, तो NaNO2 और HCl द्वारा। NaNO2 HCl आपस में रिएक्शन करके क्या देता है, HNO2 और HCl देता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप, पहली जो स्टेप होगी, जब भी हम
एमीन्स को रिएक्शन कराएंगे, जब भी हम एमीन्स को रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो पहली स्टेप में फॉर्म हो जाती है नाइट्रोसोनियम आयन। किसी भी एमीन के साथ अगर आप नाइट्रस एसिड को ट्रीट कराएंगे, किसी भी एमीन्स के साथ यदि नाइट्रस एसिड को ट्रीट कराएंगे, तो पहले नाइट्रस एसिड फॉर्म करता है नाइट्रोसोनियम आयन। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन मतलब NO+ आयन कैसे फॉर्म होती है? तो ऑब्वियसली ये H है, ये O है, ये N, इट इज नाइट्रस एसिड। ऑब्वियसली आपने एसिड ले रखा है, मतलब ऑब्वियसली सॉल्यूशन के अंदर H+ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, इस कारण से क्या होगी? तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, मतलब लेविस बेस की तरह करेगा, और H+ के साथ रिएक्शन कर जाएगा और देगा क्या? ये H, मतलब ऑक्सीजन अपनी एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में देगा, फिर शेयर कर लेगा, मतलब बना देगा H। ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन क्या कर रहा? तो अपनी एक इलेक्ट्रॉन H+ को दिया, तो इसके ऊपर चार्ज खत्म हो गई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई और आपस में शेयर कर लिया, मतलब N डबल बॉन्ड हो। तो ऑब्वियसली ये नाइट्रस एसिड H+ के साथ मिलकर के क्या करता है? तो ऑब्वियसली ये वाटर मॉलिक्यूल की रिमूव कर देगा यहाँ से। ये जैसे इसकी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी, इस कारण से अगल बगल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूव हो जाएंगी और ये फॉर्म कर दिया क्या? तो नाइट्रोसोनियम आयन। ये फॉर्म कर देता है क्या? तो नाइट्रोसोनियम आयन, इट इज द नाइट्रोसोनियम आयन। तो जब कभी भी आप नाइट्रस एसिड यूज करेंगे, तो पहले स्टेप में क्या होगी? तो नाइट्रोसोनियम आयन फॉर्म होगी। चाहे आप प्राइमरी एल्काइल एमीन के साथ रिएक्शन कराएं नाइट्रस एसिड की, चाहे प्राइमरी एराइल एमीन के साथ रिएक्शन कराएं नाइट्रस एसिड के, चाहे सेकेंडरी एमीन के साथ या टर्सरी एमीन के साथ, जब भी आप नाइट्रस एसिड यूज करेंगे तो HNO2 और H+ मिलकर के क्या बना देता है? तो नाइट्रोसोनियम आयन। स्टेप सेकेंड में, दूसरी स्टेप में क्या होती है? तो फॉर्मेशन ऑफ N नाइट्रोसोएमीन। ऑब्वियसली दूसरी स्टेप में क्या होगी? तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ N नाइट्रोसोएमीन। तो सेकेंड स्टेप में ऑब्वियसली फॉर्मेशन होती है N नाइट्रोसोएमीन की, मतलब यदि हमारे पास प्राइमरी एलिफैटिक एमीन है, प्राइमरी एल्काइल एमीन है, तो इसकी ये क्या करेगा? तो नाइट्रोसोनियम आयन से रिएक्शन कर जाएगा। कैसे? तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियसली इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है? तो लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज, इस कारण से क्या होगा? तो ये ऑब्वियसली लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? तो अपने एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में डालेगा, नाइट्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के खाली ऑर्बिटल में डालेगा और फिर शेयर कर लेगा, मतलब ये R है, ये N है, ये H है, ये H है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा है? तो नाइट्रोजन अपनी एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में डाला, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज खत्म हो गई, तो अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस दोनों आपस में शेयरिंग कर लेगा। तो ये नाइट्रोजन अपनी एक इलेक्ट्रॉन पहले इस नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में डाला, तो अगर ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में जब डालेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर शेयरिंग कर लेगा दिस वन। तो ये फॉर्म हुई क्या? तो अब ये देखिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई। ऑब्वियसली नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऐसी बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाने से क्या होता है? ये अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण यहाँ से H+ की रिमूव हो जाती है और ये फॉर्म कर देता है क्या? तो ये R, ये N, ये H, ये N, ये डबल बॉन्ड O, इट इज अबाउट N नाइट्रोसोएमीन, मतलब नाइट्रोजन से क्या हो गया? NO ग्रुप अटैच गया, तो हम लोग क्या कहते हैं? N नाइट्रोसोएमीन। N मतलब नाइट्रोजन से नाइट्रोसोनियम आयन जुड़ा हुआ, तो नाइट्रोसोएमीन, N नाइट्रोसोएमीन। तो ये फॉर्म करा क्या? तो N नाइट्रोसोएमीन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या? तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। जब भी आप नाइट्रस एसिड यूज करेंगे तो वो आपको नाइट्रोसोनियम आयन देगा। अब अगर आपने प्राइमरी एल्काइल एमीन यूज किया है, तो प्राइमरी एल्काइल एमीन नाइट्रोसोनियम आयन से रिएक्शन करके क्या दे देता है? तो ऑब्वियसली N नाइट्रोसोएमीन दे देगा। अब ये N नाइट्रोसोएमीन टॉटोमेराइज कर जाता है। ऑब्वियसली स्टेप थर्ड में ऑब्वियसली N नाइट्रोसोएमीन गेट टॉटोमेराइज। N नाइट्रोसोएमीन क्या होती है? N नाइट्रोसोएमीन गेट टॉटोमेराइज्ड। ये क्या होती? तो टॉटोमेराइज कर जाती है, गेट टॉटोमेराइज, मतलब ये आपका है R है, ये N है, ये H है, ऑब्वियसली ये N है, ये डबल बॉन्ड O है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होती है? तो ये टॉटोमेराइजेशन होती है। टॉटोमेराइजेशन में क्या होती है? तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड और माइग्रेशन ऑफ एन एटम यूजुअली मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम 1-3 पोजिशन, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, 2, ये 3, तो क्या होगा? तो 3 1 को देगा हाइड्रोजन,
1-3 पोजीशन में माइग्रेशन होगी, तो ये 1 2 3, तो ये 1 पोजीशन पर क्या आएगा, तो हाइड्रोजन बदले में ऑक्सीजन क्या देगा, इसको पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर टॉटोमेराइजेशन होती है, ये क्या होती है, तो टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन में क्या होती है, तो ऑसिलेशन होता है किसका, तो टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन में क्या होती है, तो ऑसिलेशन होती है किसकी, तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन की 1-3 पोजीशन पर। मतलब यहाँ से 1, ये 2, ये 3, मतलब ये 3 से 1 को हाइड्रोजन आएगा और बगले में इसको पाई बॉन्ड देगा। मतलब ये R, ये N है, ये R, ये N है, ऑब्वियसली ये N है, ये O है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन को क्या देगा, तो पाई बॉन्ड, इसके बगल में क्या देगा, ये हाइड्रोजन। तो इट इज अबाउट, तो ये टॉटोमेराइजेशन हो गई। अब ये टॉटोमेराइजेशन होने के बाद चूंकि सोल्यूशन के अंदर H+ मौजूद है, एसिडिक है, इस कारण से यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज, ये लेविस बेस है, ये करेगा क्या, तो अपनी एक इलेक्ट्रॉन को इस H+ के ऑर्बिटल में डालेगा, फिर शेयर कर लेगा। मतलब ये फॉर्म कर देगा R-N, ये डबल बॉन्ड N, ऑब्वियसली ये O, ये H, ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, तो इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, तो ऑब्वियसली अपनी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे रहा, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, ये चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अपनी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इसके पास चार्ज खत्म, फिर इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आपस में शेयरिंग कर लेगा दिस वन। तो ये फॉर्म करा। अब जैसे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, ये क्या होगा, जैसे इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आई, तो ये क्या होगी, तो ये ऑब्वियसली H2O यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से क्या होगा, तो H2O निकल आएगा, यहाँ से H2O क्या होगा, तो निकल आएगा। तो ये H2O निकल आया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये R, ये N, ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, तो ये आपको दे देगा क्या, तो R, ये N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस। ये एक्चुअली क्या है, तो डायजोनियम आयन है, ऑब्वियसली ये डायजोनियम आयन है, ये डायजोनियम आयन है, ये डायजोनियम आयन है ऑब्वियसली। और अब न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से जो Cl- है, वो ऑब्वियसली यहाँ से Cl- इसके साथ रहेगा। तो ये एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म हुई है, ये एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म हुई है। ये क्या होती है, तो अनस्टेबल होती है, ये अनस्टेबल होती है, क्या होता है, डिकम्पोज कर जाएगा। मतलब ये नाइट्रोजन कार्बन की जो बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने से ये ऑब्वियसली हाईली अनस्टेबल हो चुका है, इस कारण से ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड यहाँ पर टूट जाता है, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और N2 की लिबरेशन हो जाती है और ये फॉर्म कर देता है कार्बोकैटान। अब ये कार्बोकैटान गोज ऑन और ये प्रोड्यूस करता है क्या, तो ये ऑब्वियसली ये कार्बोकैटान के ऊपर अगर H2O अटैक कर दे, यहाँ जो H2O लिबरेट हुआ वो उसके ऊपर अटैक कर दे, तो ये अल्कोहल फॉर्म कर देगा। यहाँ पर इस कार्बोकैटान के ऊपर जो H2O अटैक कर दे तो अल्कोहल फॉर्म कर देगा। अगर हैलाइड अटैक कर दे तो हैलाइड बना देगा। ऑब्वियसली बगल वाले कार्बन से H+ को निकाल ले तो ऑब्वियसली एल्कीन बना देगा। तो ये मिक्सर फॉर्म कर देता है अल्कोहल, हैलाइड और एल्कीन का। तो ऑब्वियसली रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी एल्काइल एमीन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी एल्काइल एमीन। तो जब हम प्राइमरी एल्काइल एमीन को ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो फर्स्ट फॉर्म व्हाट, तो एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट जो कि अनस्टेबल होती है, गोज ऑन, जो कि अनस्टेबल होती है, वो डिकम्पोज कर जाता है, गिव्स कार्बोकैटान, और वो कार्बोकैटान फॉर्म करता है मिक्सर ऑफ अल्कोहल, हैलाइड और एल्कीन। कैसे इसकी रिएक्शन होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो पहली पॉइंट कि HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल एसिड होता है, इसलिए एसिड प्रिपेयर किया जाता है। कैसे, बाय ट्रीटमेंट ऑफ NaNO2 विथ ACl, तो ये देता है नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड H+ के साथ मतलब H+ के साथ रिएक्शन कर करके ये फॉर्म करता है नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करने के बाद N-नाइट्रोसोएमीन फॉर्म करता है और N-नाइट्रोसोएमीन टॉटोमेराइज कर करके डायजोनियम आयन फॉर्म करता है, डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है, और ये डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होती है, स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर करके कार्बोकैटान फॉर्म करता है, और ये कार्बोकैटान अल्कोहल, हैलाइड और एल्कीन का मिक्सर फॉर्म कर देता है। ध्यान दें यहाँ पर जो कार्बोकैटान होगी वो अगर आप एल्काइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये कार्बोकैटान अगर मिथाइल कार्बोकैटान हुई, अगर ये मिथाइल कार्बोकैटान होगी तो ऑब्वियसली इस मिथाइल कार्बोकैटान के ऊपर H2O अटैक कर देगा, ऑब्वियसली H2O अटैक कर देगा तो क्या होगी, तो मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे। ऑब्वियसली इस मिथाइल कार्बोकैटान के ऊपर अगर Cl- हैलाइड अटैक कर देगा तो CH3Cl फॉर्म कर देगा दिस वन। अगर आपके पास उसी तरह से अगर आपके पास ये कार्बोकैटान ये R+ है, ये कार्बोकैटान अगर सपोज ये कार्बोकैटान यदि सपोज ये आपकी इथाइल कार्बोकैटान हुई, तो अगर इथाइल कार्बोकैटान होगी तो ऑब्वियसली इसके ऊपर H2O अटैक करेगा तो ये क्या होगी, तो इथाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा CH3CH2OH। ऑब्वियसली अगर Cl- अटैक करा
तो इसके ऊपर Cl माइनस अटैक करा तो ये CH3, ये CH2OH हो जाएंगी। और इसके ऊपर ऑब्वियसली ये बगल वाले कार्बन से H+ को रिमूव कर लिया तो ऑब्वियसली ये क्या फॉर्म करेगा, तो अल्कीन बनाएगा। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि अगर कार्बोकैटान, ये कार्बोकैटान ये प्रोपाल कार्बोकैटान हुई, अगर आपके पास ये प्रोपाल कार्बोकैटान हुई, तो ये अगर प्रोपाल कार्बोकैटान हुई तो इसके ऊपर ऑब्वियसली H2 अटैक करेगा तो ये प्रोपाइल अल्कोहल मतलब CH3 CH2OH दे देगा। एन प्रोपाइल अल्कोहल ऑब्वियसली इसके ऊपर हैलाइड अटैक करा, तो ये क्या दे देगा, तो CH3 CH2 ये CH2Cl दे देगा। और इसके बगल वाले कार्बन से अगर H+ की रिमूवल हो जाएगी तो अगर ये क्या दे देगा, तो CH3 ये CH ये डबल बॉन्ड CH3 ये दे देगा। अब ये देखिए प्राइमरी कार्बोकैटान फॉर्म हुई है, तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटान फॉर्म, दैट गेट रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटान बाय बंटो शिफ्ट। ऑब्वियसली यहाँ पर जो कार्बोकैटान फॉर्म हुई है, ये जो कार्बोकैटान यहाँ पर फॉर्म हुई है, अब ये जो कार्बोकैटान फॉर्म हुई है, ऑब्वियसली ये क्या कर सकता है, तो रीअरेंज कर सकता है सेकेंडरी कार्बोकैटान बाय बंटो शिफ्ट, मतलब ये हाइड्राइड यहाँ पर अगर ट्रांसफर हो जाए तो ये क्या दे देगा, तो दिस विल गिव अस ये सेकेंडरी कार्बोकैटान CH3C प्लस ऑब्वियसली H ये CH ये CH3। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटान के ऊपर अगर H2 अटैक कर दे, इस सेकेंडरी कार्बोकैटान के ऊपर अगर H2 अटैक कर दे तो ये CH3 ये CH ये OH ये CH3, ये सेकेंडरी कार्बोकैटान के ऊपर अगर हैलाइड अटैक कर दे तो ये CH3 CH ये Cl ऑब्वियसली ये CH3। अगर ये सेकेंडरी कार्बोकैटान बगल वाले कार्बन से H+ को रिमूव कर ले तो ऑब्वियसली ये CH3 ये CH ये डबल बॉन्ड ये अल्कीन दे देगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब हम प्राइमरी एल्काइल एमीन को ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, जब प्राइमरी एल्काइल एमीन को ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट देता है, जो कि अनस्टेबल होती है, स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर जाता और N2 की लिबरेशन हो जाती है और फॉर्म करता है ये कार्बोकैटान। अब ये कार्बोकैटान ऑब्वियसली अल्कोहल हैलाइड और अल्कीन देता है। जैसे अगर आपका ये कार्बोकैटान मिथाल हुआ तो मिथाल अल्कोहल और मिथाल हैलाइड दे देगा। यदि ये कार्बोकैटान इथाल कार्बोकैटान हुई तो H2O के ऊपर अटैक करेगा तो इथाल अल्कोहल Cl माइनस अटैक करा तो इथाइल हैलाइड, और अगर बगल वाले कार्बन से H+ खींच लिया तो ऑब्वियसली अल्कीन। अगर आपका प्रोपाइल कार्बोकैटान हुआ तो H2O अटैक करा तो N प्रोपाइल अल्कोहल Cl माइनस तो N प्रोपाइल हैलाइड, बगल से कार्बन से H+ रिमूव हो गया तो ये ऑब्वियसली ये प्रोपीन हो गई। अब ये कार्बोकैटान रीअरेंज कर सकता है टर्सरी कार्बोकैटान में, इसके ऊपर अगर H2O अटैक करा तो ऑब्वियसली ये आपकी सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएंगी, आपकी सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी हैलाइड और ये अल्कीन। नाउ रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड with प्राइमरी एराइल एमीन मतलब एनिलीन, तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ एराइल एमीन, प्राइमरी एराइल एमीन। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ प्राइमरी एराइल एमीन, तो जब हम प्राइमरी एराइल एमीन को मतलब दैट इज C6H5NH2 दैट इज एनिलीन, एराइल मतलब ऑब्वियसली बेंजीन हो गई, ये आपका क्या, तो इट इज C6H5NH2, ये क्या है, तो प्राइमरी एराइल एमीन है। अगर इसे हम ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2HCl के साथ, ऑब्वियसली बोल रहे हैं नाइट्रस एसिड लेकिन लिख रहे हैं NaNO2HCl, क्यों, क्योंकि ये फ्रेश प्रिपेयर किया जाता है। तो जब हम एराइल एमीन को, इट इज एराइल एमीन या एनिलीन कुछ भी करें, एराइल एमीन कहें या इसी को आप कह सकते हैं एनिलीन, C6H5NH2 इज कॉल्ड एनिलीन। इसे हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, तो नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये फॉर्म करेगा क्या, तो एराइल डायजोनियम सॉल्ट। ये क्या फॉर्म करेगा, एराइल डायजोनियम सॉल्ट। ऑब्वियसली ये फॉर्म क्या करेगा, तो एराइल डायजोनियम सॉल्ट, ये N2Cl, ऑब्वियसली N2Cl जस्ट लाइक एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट प्लस ऑब्वियसली NaCl प्लस H2
ये एराइल डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है। ये क्या फॉर्म कर रहा, तो ये एराइल डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। ये फॉर्म कर रहा है एराइल डायजोनियम सॉल्ट। ऑब्वियसली इट इज एराइल डायजोनियम सॉल्ट। ये एराइल डायजोनियम सॉल्ट जो होती है, एराइल डायजोनियम सॉल्ट ऑब्वियसली इट इज स्टेबल। ये स्टेबल होती है अप टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली स्टेबल है। ये 0 to वाट तो 5 डिग्री सेल्सियस, ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंजीनिंग है। यहाँ पर बेंजीनिंग सेम टू सेम जो पहले आपने इसके पहले प्राइमरी एल्काइल एमीन लिया था और उसे ट्रीट करा थे NaNO2 से, NaNO2 HCl के साथ, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ, तो एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट दिया था, लेकिन वो अनस्टेबल था। वो अपने आप डिकम्पोज करके कार्बोकैटायन फॉर्म कर दिया और वो कार्बोकैटायन मिक्सर फॉर्म कर रहा था अल्कोहल, हैलाइड और अल्कीन का। बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल सेम, रिएक्शन बिल्कुल सेम है, मैकेनिज्म इज एब्सोल्युटली सेम, मैकेनिज्म भी सेम है। मतलब पहले स्टेप में NaNO2 HCl मिलकर के HNO2 बनाएगा और HNO2 फॉर्म करेगा नाइट्रोसोनियम आयन, और वो नाइट्रोसोनियम आयन बनाएगा N नाइट्रोसोएमिन, और N नाइट्रोसोएमिन टॉटोमेराज कर कर करके डायजोनियम सॉल्ट बना देगा, डायजोनियम आयन बना देगा। और वो डायजोनियम जो सॉल्ट होगी वो यहाँ पर एराइल डायजोनियम जो सॉल्ट होती है, ये एराइल हो गया, इट इज कॉल्ड डायजोनियम, ये सॉल्ट। तो एराइल डायजोनियम सॉल्ट जो होती है वो स्टेबल होती है कितना पर, तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो आप ध्यान रखेंगे जब एनिलीन को, मतलब एराइल एमीन को ट्रीट कराते हैं NaNO2 HCl के साथ, तो ये फॉर्म करता है क्या, तो एराइल डायजोनियम सॉल्ट, जो कि स्टेबल होती है कितना तक, तो अप टू 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होती है। ध्यान दीजिए एराइल डायजोनियम सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो ध्यान रखें एराइल डायजोनियम सॉल्ट, एराइल डायजोनियम सॉल्ट, एराइल डायजोनियम सॉल्ट मतलब क्या हुआ, तो एराइल डायजोनियम सॉल्ट मतलब C6H5N2Cl इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत प्रकार के रिप्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, जिसे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ रिप्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ एरिन डायजोनियम सॉल्ट। तो रिप्लेसमेंट, एरिन डायजोनियम सॉल्ट एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स है फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एरिन डायजोनियम सॉल्ट में जो डायजोनियम आयंस है, इसको रिप्लेस करके क्लोरीन, मतलब एरिन डायजोनियम सॉल्ट में जो N2X है, इसे रिप्लेस कर करके ऑब्वियसली क्लोरीन आ सकता है। ऑब्वियसली C6H5N2X अगर CuCl के साथ रिएक्शन करा दें तो ये क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, एरिन डायजोनियम सॉल्ट है। अगर CuBr के साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर N2X को रिप्लेस करके क्या आ गया, तो ब्रोमीन आ गया। उसी तरह से अगर इसे CuCN के साथ रिएक्शन करा दें तो N2X को रिप्लेस करके क्या आ गया, तो CN आ गया। ऑब्वियसली अगर C6H5N2X को, मतलब एरिन डायजोनियम सॉल्ट को अगर Ki के साथ ट्रीट करा दिए तो इसे रिप्लेस करके क्या आया, तो आयोडीन आ गया, मतलब आयोडोबेंजीन। ऑब्वियसली C6H5N2X है, अगर इसे हम ट्रीट करा दिए HbF4 के साथ, ये क्या दिया, फ्लोरोबेंजीन। अगर C6H5N2 है तो यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट में N2X को रिप्लेस करके हार्डोन आ गया, मतलब ये फिर से बेंजीन। और ये N2X को अगर हम ट्रीट करा दे H2H+ के साथ, मतलब एसिड कार्बोनाइल हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये क्या देगा, तो फिनॉल। तो ऑब्वियसली एरिन डायजोनियम सॉल्ट देता है वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप CuCl को साथ रिएक्शन करा दें, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, एरिन डायजोनियम सॉल्ट को CuCl के साथ ट्रीट करा देते क्लोरोबेंजीन, CuBr के साथ ट्रीट करा दे तो ब्रोमोबेंजीन, CuCN के साथ ट्रीट करा दे तो ऑब्वियसली बेंजोनाइट्राइल, Ki के साथ रिएक्शन करा दे तो आयोडोबेंजीन, HbF4 के साथ रिएक्शन करा दे तो फ्लोरोबेंजीन, ACPO2 के साथ रिएक्शन करा दे तो बेंजीन। अगर एसिड कार्बोनाइल हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ये क्या दे रहा, तो फिनॉल दे रहा। तो ऑब्वियसली बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स है जो वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन देता है। ठीक है। नाउ रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ सेकेंडरी एमीन। नाउ रिएक्शन ऑफ
nitrous acid with reaction of nitrous acid with secondary aliphatic और एरोमेटिक एमीन। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद सेकेंडरी एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन। तो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन विद सेकेंडरी एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन। तो यदि हम लोग सेकेंडरी एलिफैटिक एमीन को जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास डाइइथाइल एमीन है, दिस वन इज द सेकेंडरी एमीन एलिफैटिक एमीन। अगर इसे हम ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मतलब NaNO2HCl के साथ, अगर इसे सेकेंडरी एलिफैटिक एमीन है, इसे ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो क्या देता है, तो यह हमें क्या देता है, तो N नाइट्रोसोनियम एमीन देगा। दिस गिव अस N नाइट्रोसोनियम एमीन देगा, N नाइट्रोसोनियम एमीन देता है। उसी तरह से अगर हमारे पास ये सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन है, मान लीजिए इट इज C6H5, ये CH2CH3 EH, दिस वन, अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं NaNO2HCl के साथ, अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं NaNO2HCl के साथ, तो ये क्या है, तो ये सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन, इट इज सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन। और इसे अगर हम ट्रीट करा दें किसके साथ, तो नाइट्रस एसिड के साथ, ये आपके पास क्या, तो सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन है। और इसे अगर हम ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो क्या देता है, तो दिस गिव्स अस, ये हमें क्या देगा, तो N नाइट्रोसोएमीन, N नाइट्रोसोएमीन, इट गिव अस N नाइट्रोसोएमीन, इट गिव अस N नाइट्रोसोएमीन, मतलब दिस गिव अस, ये C6H5N है, ऑब्वियसली ये CH2CH3 है, दिस वन NO, N नाइट्रोसोएमीन। ऑब्वियसली मैकेनिज्म इज सेम। अगर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यहाँ पर क्या होगी, तो NaNO2 ऑब्वियसली HCl आपस में रिएक्शन करके क्या देगा, तो NaCl प्लस HNO2। अब HNO2 क्या फॉर्म करेगा, तो ये HNO2 है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज से लेविस बेस है। यहाँ एसिड आपने यूज करा तो H प्लस के साथ ये रिएक्शन करके क्या दे देगा, तो HOH, ये NO2, ये प्लस ऑक्सीजन के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगी, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाएंगी, H2O निकल आएगा और ये फॉर्म करेगा नाइट्रोसोनियम आयन, दिस गिव अस नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा, तो ये नाइट्रोसोनियम आयन ऑब्वियसली एमीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि एमीन एक बेस है, लेविस बेस है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास ये है CH3 है, ये CH2 है, ये N है, ये CH2, ये CH3 है, ये H है, अगर ये आपके पास नाइट्रोसोनियम आयन है, तो ये ऑब्वियसली लेविस बेस है, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये देगा CH3, ये CH2, ये N, ये CH2, CH3, ये H, ऑब्वियसली N, मतलब अपनी एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में देगा, फिर शेयरिंग कर लेगा दिस वन, तो यहाँ से H प्लस की फिर रिमूवल हो जाएंगे और ये फॉर्म कर देगा क्या, तो CH3, CH2, ये N, ये CH2, ये CH3, ये N नाइट्रोसोनियम। तो ऑब्वियसली जब हम सेकेंडरी एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड, ऑब्वियसली लिख रहे हैं NaNO2HCl, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड है। तो जब हम एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये क्या देता है, N नाइट्रोसोएमीन, ये क्या देता है, N नाइट्रोसोएमीन, मतलब नाइट्रोजन से नाइट्रोसो ग्रुप ऐड कर जाती है, बॉन्ड कर जाती है। नाउ रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ टर्सरी
टर्शरी एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन, टर्शरी एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन। तो बेसिक यदि हमारे पास टर्शरी एलिफैटिक एमीन है और अगर हमारे पास ये R, ये N, ये R, ये टर्शरी एलिफैटिक एमीन है और अगर इसे ट्रीट करा दे नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2HCl के साथ, तो NaNO2HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो दो पॉसिबिलिटी है। ये अभी जैसा आपने मैंने बताया कि NaNO2HCl आपस में रिएक्शन करके HNO2 देता है और HNO2 आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोसोनियम आयन। और वैसे NaNO2HCl आपस में रिएक्शन करके HNO2 देता और HNO2 क्या देता, तो नाइट्रोसोनियम आयन, दिस गिव्स नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये एक्चुअली क्या करेगा, तो ये पहले देगा HNO2 और ये HNO2 फिर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नाइट्रोसोनियम आयन में। तो ये ऑब्वियसली ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा, तो एमीन से रिएक्शन कर जाएगा। तो मतलब दिस विल गिव अस ये R, ये N, ये R, ये R, ऑब्वियसली N, ये डबल बॉन्डो, ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में डालेगा, मतलब ये देगा, ये फॉर्म कर देता है दिस वन, मतलब ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में डालेगा फिर शेयरिंग कर लेगा। मतलब N नाइट्रोसोनियम आयन ये क्या कर दिया, N नाइट्रोसोनियम अमोनियम सॉल्ट दे देगा, N नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट दे देगा, N नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट दे देता है। प्लस ऑब्वियसली यहाँ पर HCl भी है तो इसके साथ R3NH इसकी अमोनियम सॉल्ट भी दे देगा दिस वन। तो ध्यान रखेंगे यदि हम टर्शरी एमीन को ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो ये क्या देता है, नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट देता है। अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, अगर हाइड्रोजन होती तो H+ निकल आता, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन था H+ निकल आता, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो इसे N नाइट्रोसोनियम सॉल्ट दे देता है। उसी तरह से अगर हमारे पास एरोमेटिक टर्शरी एरोमेटिक एमीन, जैसे मान लेते हैं हमारे पास C6H5 है, ये हमारे पास क्या, तो C6H5 है, ये N है, ये R है, ये ऑब्वियसली R है, दिस वन। अगर इसे अगर हम ट्रीट कराते हैं, अगर इसे हम ट्रीट करा दे किसके साथ, तो NaNO2HCl के साथ, अगर इसे ट्रीट करा दे किसके साथ, तो NaNO2HCl के साथ, इसे अगर ट्रीट करा देते हैं NaNO2HCl के साथ, तो ये NaNO2HCl क्या पैदा करेगा, तो HNO2, और HNO2 क्या पैदा करेगा, ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम में ऑब्वियसली NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन फॉर्म करेगा। अब देखिए यहाँ नाइट्रोसोनियम, ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर एक अमोनियम ग्रुप अमीनो ग्रुप मौजूद है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या मौजूद है, एमिनो ग्रुप मौजूद है। ये बेंजीन रिंग को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इससे नहीं रिएक्शन करके इसके ऑर्थो पारा पर अटैक करेगा, तो ऑर्थो पर भी अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगी। तो ध्यान दीजिए NaNO2HCl मिलकर के क्या कर रहा, तो नाइट्रोसोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल पैदा कर रहा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल चूंकि ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एमिनो ग्रुप मौजूद होता है तो उसे अपने ऑर्थन पैरा पोजीशन पर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देता कि आने वाली जो इलेक्ट्रोफाइल है इसकी ऑर्थन पारा पर जाएगा, तो ऑर्थो पर यहाँ पर अटैक नहीं होगी बल्कि पारा पर क्यों अटैक होगी, तो पारा पर इसलिए अटैक होगी क्योंकि स्टेरिक काम करेगा। तो यहाँ पर स्टेरिक के कारण बेसिक अगर टर्शरी एमीन रहा तो ये पर पारा नाइट्रोसो एमीन दे देगा। तो ध्यान दें रिएक्शन ऑफ एमीन विथ नाइट्रस एसिड में आपने पहला देखा रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ प्राइमरी एलिफैटिक एमीन। तो ऑब्वियसली जब हमने प्राइमरी एल्काइल एमीन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराया तो एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट दिया जो कि अनस्टेबल था, स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर करके कार्बोकैटान फॉर्म करा, वो कार्बोकैटान अल्कोहल हैलाइड और एल्किन में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से हमने देखा अगर हमारे पास प्राइमरी एराइल एमीन है, अगर प्राइमरी एराइल एमीन से अगर अपने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराया तो ऑब्वियसली एराइल डायजोनियम सॉल्ट दिया जो कि स्टेबल था कितने 5 डिग्री सेल्सियस तक। ऑब्वियसली एराइल डायजोनियम सॉल्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ऑब्वियसली जैसे एराइल डायजोनियम सॉल्ट को आप CuCl के साथ ट्रीट करा दे क्लोरोबेंजीन, CuBr के साथ ट्रीट करा दे तो ब्रोमोबेंजीन, ऑब्वियसली CuCl के साथ बेंजीन ट्रीट करा दे तो ऑब्वियसली बेंजोनाइट्राइल, Ki के साथ रिएक्शन करा दे तो आयोडोबेंजीन, HbF4 के साथ रिएक्शन करा दे तो फ्लोरोबेंजीन, A3PO2 के साथ रिएक्शन करा दे तो ऑब्वियसली बेंजीन, और एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर दें बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की अगर एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर दें तो अल्कोहल दे देता है। उस तरह से रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद सेकेंडरी एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन आपने देखा, अगर सेकेंडरी एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन है, एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीनों से नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो नाइट्रस एसिड नाइट्रोसोनियम आयन फॉर्म कर देता है, तो ये नाइट्रोसो एमीन फॉर्म करता है। ये नाइट्रोसो एमीन
एन नाइट्रोसोअमीन फॉर्म कर देगा। उसी तरह से एन नाइट्रोसोअमीन फॉर्म कर देता है। उसी तरह से यदि हम रिएक्शन कराएं नाइट्रस एसिड की टर्सरी एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन के साथ, तो बेसिक एन नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर देता है। जबकि टर्सरी एरोमेटिक एमीन अगर रहा, टर्सरी एरोमेटिक एमीन रहा और उसे अगर नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है एट पैरा पोजीशन। ठीक है। नाउ सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन इज बेसिकली रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें डायजोनियम ग्रुप रिप्लेस कर दिया जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड ग्रुप द्वारा। तो सैंडमेयर रिएक्शन इज बेसिकली रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ डायजोनियम ग्रुप। सैंडमेयर रिएक्शन इज बेसिकली रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ डायजोनियम ग्रुप, जिसमें डायजोनियम ग्रुप रिप्लेस कर दिया जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड ग्रुप द्वारा। तो सैंडमेयर रिएक्शन जब एरिन डायजोनियम सॉल्ट को हम ट्रीट कराते हैं और बेसिक क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड के साथ, तो दिस गिव अ प्रोडक्ट जिसमें डायजोनियम ग्रुप रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, तो Cl, Br और Cn द्वारा, इनोनेट सैंडमेयर रिएक्शन। जस्ट अभी जिसके पहले देखे थे अपने कि अगर हम एरिन डायजोनियम सॉल्ट को, जब एरिन डायजोनियम सॉल्ट को अगर CuCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो जो डायजोनियम ग्रुप है वो रिप्लेस कर जाता है क्लोरीन द्वारा, मतलब दिस गिव्स क्लोरोबेंजीन। एरिन डायजोनियम सॉल्ट को अगर हम ट्रीट कराते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, तो जो डायजोनियम ग्रुप है वो रिप्लेस कर दिया जा रहा है ब्रोमीन द्वारा, दैट इज गिव्स अस ब्रोमोबेंजीन। अगर एरिन डायजोनियम सॉल्ट को हम ट्रीट कराते हैं क्यूप्रस साइनाइड द्वारा, तो रिप्लेस कर दिया जा रहा है Cn द्वारा, मतलब ये क्या दे रहा है, तो बेंजो नाइट्राल दे रहा है प्लस N2 प्लस UX। तो इट इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, तो जब एरिन डायजोनियम सॉल्ट को हम ट्रीट कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड के साथ, तो देता है एक प्रोडक्ट जिसमें डायजोनियम ग्रुप रिप्लेस किया गया हुआ किसके द्वारा, तो Cl, Br और Cn द्वारा। इट इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। तो एरिन डायजोनियम सॉल्ट को जब हम ट्रीट कराते हैं CuCl, CuBr और CuCn के साथ, तो देता है प्रोडक्ट जिसमें ऑब्वियसली जो डायजोनियम ग्रुप है रिप्लेस किया जा रहा क्लोरो, ब्रोमो और साइनो ग्रुप द्वारा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, तो सैंडमेयर रिएक्शन। नाउ कार्बाइल एमीन रिएक्शन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है कि जब हम प्राइमरी एमीन को, प्राइमरी ऑब्वियसली एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन हो, कोई प्राइमरी एमीन हो, जो प्राइमरी एमीन को हम वार्म करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन अल्कोहलिक क्यूएच, जब हम प्राइमरी एमीन को वार्म करते हैं क्लोरोफॉर्म मतलब CaCl3 के साथ इन अल्कोहलिक क्यूएच, तो देता है आइसोसाइनाइड। दिस गिव्स आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को हम लोग कहते हैं कार्बाइल एमीन। आइसोसाइनाइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्बाइल एमीन। आइसोसाइनाइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्बाइल एमीन, विच गिव एन अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है। तो ऑब्वियसली जब हम प्राइमरी एमीन को, चाहे प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक है, उसे अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ वार्म करते हैं इन अल्कोहलिक क्यूएच, तो ये हमें देता क्या है, तो ऑब्वियसली ये अल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड दिया, दिस इज कॉल्ड कार्बाइल एमीन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्बाइल एमीन, जिसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है, कहलाता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो ध्यान रखें, जब हम प्राइमरी एमीन, ध्यान दीजिए प्राइमरी एमीन चाहे एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, यहाँ पर एमीन कौन सी होगी, तो प्राइमरी एमीन। तो जब हम प्राइमरी एमीन को वार्म करते हैं किसके साथ, तो क्लोरोफॉर्म के साथ इन अल्कोहलिक क्यूएच। जब प्राइमरी एमीन को चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, उसे वार्म करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन अल्कोहलिक क्यूएच, तो ये क्या देता है, तो दिस गिव्स एल्काइल आइसोसाइनाइड, मतलब कार्बाइल एमीन देता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। सिंस दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, चूंकि ये रिएक्शन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन नहीं देता है, दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, ये रिएक्शन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन नहीं देता है, इसलिए ये रिएक्शन यूज होती है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एमीन फ्रॉम सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। मतलब अगर आपको एमीन दे दिया गया है और उसमें अगर आप क्लोरोफॉर्म NaOH आप दे रहे हैं, अगर हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर प्राइमरी एमीन, दूसरे के अंदर सेकेंडरी एमीन और तीसरे के अंदर टर्सरी एमीन दिया गया, तीनों में अगर आप क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक क्यूएच डाल दें, तो वह टेस्ट ट्यूब जिसमें से अनप्लीजेंट स्मेल कार्बाइल एमीन की आइसोसाइनाइड की आएंगी, वो आपका क्या होगा, तो प्राइमरी एमीन होगी। बाकी जो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन होती है वो अल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म इन अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन, या कि प्राइमरी एमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं किससे, तो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन से। तो इट इज अ कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ध्यान रखना है कि प्राइमरी एमीन को जब हम ट्रीट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन अल्कोहलिक क्यूएच, तो फॉर्म करता है ऑब्वियसली आइसोसाइनाइड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बाइल एमीन विच हैव अनप्लीजेंट स्मेल। दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एमीन फ्रॉम सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। ठीक है।
नाउ कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट गिव्स डायजोनियम आयन। ये डायजोनियम सॉल्ट है C6H5N2Cl, इट इज द डायजोनियम सॉल्ट। ये देता क्या, तो दिस गिव्स डायजोनियम आयन, डायजोनियम आयन प्लस Cl माने डायजोनियम आयन। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, इसे डायजोनियम बॉन्ड प्लस है तो डायजोनियम आयन। तो डायजोनियम आयन जो होती है एक बिग इलेक्ट्रोफाइल होती है। डायजोनियम आयन क्या है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण से ये क्या है, तो बिग इलेक्ट्रोफाइल है। तो डायजोनियम सॉल्ट गिव डायजोनियम आयन। डायजोनियम आयन एक बिग इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो डायजोनियम आयन एक बिग इलेक्ट्रोफाइल है। ये रिएक्ट करता है हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड सच एज फिनॉल, फिनॉल के साथ एंड टर्सरी एरोमेटिक एमीन के साथ इल्ड एजो कंपाउंड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉल्ड डायएजो कपलिंग रिएक्शन। तो जो डायजोनियम सॉल्ट है गिव डायजोनियम आयन जो कि एक बिग इलेक्ट्रोफाइल होती है, ये रिएक्ट करता है हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड जैसे फिनॉल है या टर्सरी एरोमेटिक एमीन है, ये इल्ड करता है एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड मीन्स हुआ कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाती है। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड डायएजो कपलिंग रिएक्शन। जैसे आपका डायजोनियम सॉल्ट है, तो ये डायजोनियम सॉल्ट क्या करेगा, तो डायजोनियम इलेक्ट्रोफाइल देगा। और आपने पढ़ा कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद होती है, तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण यहाँ से क्या होती है, तो HCl की रिमूव हो जाती है। यहाँ से क्या हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पोजिशन पर अटैक कर देगा। ऑर्थो पर इसे नहीं अटैक करेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। इसलिए जो बिग इलेक्ट्रोफाइल डायजोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, जो डायजोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, तो इसके पैरा पोजिशन पर अटैक कर देगा। ये तभी हो पाती है जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या मौजूद हो, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है आपका, तो इट इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद होने से क्या होती है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा। तो ऑर्थो पर इससे नहीं अटैक करेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो ये जो डायजोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पोजिशन पर अटैक करके ये क्या देता है, तो ये डायजो कंपाउंड बाय कपलिंग। तो ये डायजो कंपाउंड बाय कपलिंग, ये डायजो कंपाउंड बाय कपलिंग, ये कपलिंग मतलब कपल मतलब जुड़ जाना, कपलिंग मतलब होता है जुड़ जाना। मतलब डायजोनियम आयन है और स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग जो स्ट्रांगली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड है वो पैरा पोजिशन पर कपल कर जा रहा, जुड़ जा रहा है। ये डायजोनियम आयन है, ये आपका क्या है, तो हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद है। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद होने से क्या होगी, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होगा, तो ये कपल कर जाएगा। ये क्या होगी, तो कपल हो जाएंगी कहाँ पर, तो ये पैरा पोजिशन पर। ये देगा क्या, तो एजो कंपाउंड, दिस गिव्स व्हाट, एजो कंपाउंड। तो कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट गिव्स व्हाट, तो डायजोनियम आयन, डायजोनियम सॉल्ट गिव डायजोनियम आयन, डायजोनियम सॉल्ट गिव डायजोनियम आयन जो कि एक बिग इलेक्ट्रोफाइल होती है। डायजोनियम सॉल्ट गिव डायजोनियम आयन जो कि एक बिग इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिएक्शन करता है, डायजोनियम आयन रिएक्शन करता है हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड जिसे फिनॉल टर्सरी एरोमेटिक एमीन के साथ, और ये देता है क्या, तो एजो कंपाउंड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉल्ड डायएजो कपलिंग रिएक्शन। तो ये डायजोनियम आयन है, ये फिनॉल के पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा, ये क्या देता है, तो एजो कंपाउंड देता है। ये डायजोनियम आयन है, इसके पैरा पोजिशन पर अटैक करता है, ये क्या देता है, तो ये एजो कंपाउंड बाय कपलिंग रिएक्शन तो कहलाता है क्या, तो इट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो ध्यान रखेंगे, यदि डायजोनियम सॉल्ट को हम रिएक्शन कराते हैं, जब डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्शन कराते हैं, जब डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, जब डायजोनियम सॉल्ट को हम रिएक्शन कराते हैं हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, तो क्या होती है, तो पैरा पोजिशन पर क्या होती, तो ये पैरा पोजिशन पर क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। मतलब हार्डन को हटाकर ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, हार्डन को हटाकर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो ये कपलिंग मतलब ये आपस में जुड़ना तभी हो पाता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या मौजूद हो, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद हो। तो इट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। एक डाई है, एक कलर है, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, तो कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। नाउ हिंसबर्ग टेस्ट। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दैट इज C6H5SO2Cl।
तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मतलब C6H5SO2Cl इज कॉल्ड व्हाट, तो हिंसवर रिएजेंट, इससे हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंसवर रिएजेंट। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मतलब C6H5SO2Cl इज कॉल्ड हिंसवर रिएजेंट एंड इट इज यूज्ड टू टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl इज नोन एज ए हिंसवर रिएजेंट और ये यूज होती है फॉर टेस्टिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। तो पहली पॉइंट हिंसवर रिएजेंट, हिंसवर टेस्ट में, हिंसवर टेस्ट किस लिए है, तो ये टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन। इसमें हिंसवर रिएजेंट आपको ध्यान रखनी है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसवर रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसवर रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसवर रिएजेंट। ये यूज होती है फॉर टेस्टिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन। जो प्राइमरी एमीन होती है वो हिंसवर रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएगा, मतलब ये प्राइमरी एमीन है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, HCl निकल आएगा और देगा एक कंपाउंड, दिस गिव अस अ कंपाउंड। इस कंपाउंड के पास क्या है, तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है। अगर इससे H+ से निकल आए तो ऑब्वियसली इसके पास जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी वो ऑक्सीजन के साथ मेजोमेरिक इफेक्ट करेगा, मतलब ये हाइड्रोजन एक्चुअली एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एक्चुअली क्या है, तो एसिडिक हाइड्रोजन। तो प्राइमरी एमीन को अगर हम ट्रीट कराते हैं हिंसवर एजेंट के साथ, मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो दिस गिव अ कंपाउंड, ये हमें कंपाउंड देता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। इस एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये बेस QH में घुल जाता है, मतलब ये कंपाउंड जो फॉर्म हुई है इसके पास चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब OH-H+H2O निकल आएगा और ये सॉल्ट प्रोड्यूस कर देगा, मतलब ये सॉल्युबल होता है QH में। मतलब हम लोग कहते हैं कि जो प्राइमरी एमीन को ट्रीट कराते हैं हिंसवर एजेंट के साथ, प्राइमरी एमीन को जब हम ट्रीट कराते हैं तो हिंसवर एजेंट के साथ तो हमें देता है एक कंपाउंड। जब प्राइमरी एमीन को ट्रीट कराते हैं हिंसवर एजेंट के साथ तो हमें देता है एक कंपाउंड, एक ऐसी कंपाउंड जो सॉल्युबल होती है किस में, तो QH में। सॉल्युबल क्यों होती, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन तो बेस से रिएक्शन करके उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूट देगा। तो ध्यान रखें जो प्राइमरी एमीन को ट्रीट कराते हैं हिंसवर एजेंट के साथ तो देता है एक कंपाउंड जो कि सॉल्युबल होती है QH में, दिस इज व्हाट, तो ये टेस्टिंग ऑफ प्राइमरी एमीन। जबकि जब सेकेंडरी एमीन अगर आपके पास है, इट इज अ सेकेंडरी एमीन, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो जब हम सेकेंडरी एमीन को ट्रीट कराते हैं हिंसवर एजेंट के साथ, जब हम सेकेंडरी एमीन को ट्रीट कराते हैं हिंसवर एजेंट के साथ तो क्या होगी, तो ये H यहाँ से Cl न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, HCl निकल आएगा और देगा कंपाउंड। लेकिन इस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली कोई अटैच हाइड्रोजन है ही नहीं। इसका मतलब ये QH में नहीं घुलेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, मतलब ये बेस से रिएक्शन करके उसका सॉल्ट बनाएगा ही नहीं, मतलब इट इज इनसॉल्युबल इन QH, तो ये इनसॉल्युबल होगी QH में। जबकि जो टर्शियरी एमीन है, इट इज अ टर्शियरी एमीन, अगर ये टर्शियरी एमीन नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोकार्बन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इस कारण से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे ही नहीं पाता हिंसवर एजेंट के साथ, मतलब नो रिएक्शन। तो ध्यान रखें जो प्राइमरी एमीन होती है वो हिंसवर एजेंट से रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म करा और वो कंपाउंड सॉल्युबल है QH में, जबकि जो सेकेंडरी एमीन है वो हिंसवर एजेंट से रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म करा जो इनसॉल्युबल है QH में, जबकि जो टर्शियरी एमीन है वो हिंसवर एजेंट में डिजॉल्व हुआ ही नहीं है, मतलब हिंसवर एजेंट के साथ रिएक्शन करा ही नहीं। तो प्राइमरी एमीन हिंसवर एजेंट से रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म करता है जो सॉल्युबल हो QH में, जबकि जो सेकेंडरी एमीन है वो हिंसवर एजेंट से रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड फॉर्म करा लेकिन वो इनसॉल्युबल है QH में, जबकि जो टर्शियरी एमीन है वो हिंसवर एजेंट से रिएक्शन करेगा नहीं। मतलब 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक में प्राइमरी एमीन, दूसरे में सेकेंडरी एमीन और तीसरे में टर्शियरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन में अगर हिंसवर एजेंट दीजिएगा और उसके बाद QH डालिएगा तो वो ऑब्वियसली सॉल्युबल हो जाएगा QH के अंदर, जबकि सेकेंडरी एमीन में हिंसवर एजेंट को आप डालेंगे तो ऑब्वियसली वो हिंसवर एजेंट से तो रिएक्शन कर जाएगा लेकिन वो QH में सॉल्युबल नहीं होगा, जबकि जो टर्शियरी एमीन्स में हिंसवर एजेंट डालेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हिंसवर एजेंट जो होता है टेस्ट कर लेता है किसको, तो दिया हुआ एमीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से कौन सी है उसे, ठीक है। Now cyanide functional group is CN. Nomenclature of cyanide, common name is alkyl cyanide, जैसे methasanide, ethacyanide, isopropyl cyanide, tertiary butyl cyanide। नोमेनक्लेचर ऑलरेडी अपने डिस्कस कर रखा नोमेनक्लेचर के अंदर। तो कॉमन नेम साइनाइड की सिंपल एल्काइल साइनाइड, मिथासाइनाइड, इथासाइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड, आइसोप्रोपाइल साइनाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल साइनाइड। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC सफिक्स नेम एंड प्रीफिक्स नेम। साइनाइड की सफिक्स नेम नाइट्राइल और दूसरी कार्बोनाइट्राइल।
नाइट्राल तब यूज होती है जब कार्बोनेट टर्म फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड कर ली जाती, और कार्बोनाइट्राल तब यूज होती है जब कार्बोनेट टर्म फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होती है। ऑलरेडी नोमेनक्लेचर में डिस्कस कर रखे, उसे आपने देखा होगा। फिर प्रीफिक्स नेम, CN की प्रीफिक्स नेम साइनो होती है। जैसे CH3CN की IP नेम क्या हो जाएगी, तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा काम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, तो इसकी IP नेम हो जाएगी इथेन नाइट्राइल। उसी तरह से ये आपकी क्या हो गई, तो ये पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दूसरा तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सी है, तो CN है। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कौन सी होगी, तो वह लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिससे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगी। फिर नंबरिंग करेंगे इस तरह से नंबरिंग करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, तो 1 2 3। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तीसरा काम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। ठीक से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑल अदर ग्रुप आर द साइड चेन, मतलब सब्स्टिट्यूएंट, उसे हम लोग बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जिसकी आप नेम क्या हो जाएंगी, तो 2-मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, 2-मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। नाउ प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड, फर्स्ट बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, एल्काइल हैलाइड विथ NaCN और KCN। अगर आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है उसे NaCN या KCN के साथ ट्रीट करा देंगे तो क्या होगी, तो अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड उसे अगर NaCN और KCN के साथ ट्रीट कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। आपने पढ़ा एल्काइल हैलाइड में कि जब एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं NaCN और KCN के साथ तो क्या होती है, तो CN माइनस हाइड्रोजन को हटा करके ओबीसी एल्काइल साइनाइड दे देगा प्लस NaCl। अगर KCl यूज करते तो CN माइनस से हटा करके ये साइनाइड प्लस KCl दे देता। बाइस्टैंड में रिएक्शन अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट करते हैं क्यूप्रस साइनाइड के साथ तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें डाइजोनियम ग्रुप रिप्लेस कर दिया जाता है साइनाइड ग्रुप द्वारा, तो ऑब्वियसली इट इज द स्टैंडमैन रिएक्शन। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी एमाइड, जब प्राइमरी एमाइड को ट्रीट करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के द्वारा तो ये क्या होती है, तो इससे वाटर मोलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है, इससे क्या होती है, तो वाटर मोलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है और फॉर्म करता है साइनाइड। फिर जब प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड फर्स्ट बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ NaCN और KCN, जब एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं NaCN और KCN के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, ये देता है साइनाइड। बाय स्टैंडमैन रिएक्शन जब हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट करते हैं क्यूप्रस साइनाइड के साथ तो ये क्या देता है, तो बेंजो नाइट्राइल देता है। थर्ड वन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी एमाइड, जब प्राइमरी एमाइड को स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या होता है, तो वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाता है और ये देता है क्या, तो साइनाइड। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ साइनाइड, साइनाइड की केमिकल रिएक्टिविटी, तो फर्स्ट वन हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम साइनाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट जब साइनाइड को मतलब नाइट्राइल को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब हम नाइट्राइल मतलब साइनाइड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट तो ये देता क्या, तो कार्बोलिक एसिड। तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट नाइट्राइल आर हाइड्रोलाइज टू गिव कार्बोलिक एसिड। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो साइनाइड होती है वो हाइड्रोलाइज होकर के क्या देता है, तो दिस गिव अस कार्बोलिक एसिड। तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो साइनाइड होती है वो हाइड्रोलाइज होकर के देता है कार्बोलिक एसिड, ध्यान रखनी है। सेकेंड वन रिडक्शन, तो जब हम एल्काइल साइनाइड को ट्रीट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ LiLH4H2O के साथ तो क्या होती है, तो साइनाइड रिड्यूस कर जाती है किस में, तो एमीन्स में। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि साइनाइड ऑक्जाइम एमाइड इन सबको अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं या H2Ni के साथ, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल प्लैटिनम और प्लैटिनम के साथ, तो जो साइनाइड है, ऑक्जाइम है, नाइट्राइल है, साइनाइड है, ऑक्जाइम है, एमाइड है, इन सब रिड्यूस हो जाता है किस में, तो एमीन्स में। उस रिएक्शन फिर ग्रिग्नार्डिन, आपने ग्रिग्नार्डिन में देखा था कि जब हम ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड को ट्रीट करते हैं, ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड को ट्रीट करते हैं साइनाइड के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस तो क्या होती है, तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियो कार्बन, आप जानते हैं ग्रिग्नार्डिन में कार्बोनाइन है, कार्बोनाइन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये क्या करता, तो ये कार्बन साइनाइड ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है किस में, तो कार्बोनाइल ग्रुप में, इसके ऊपर अटैक करता है। जब एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये जो साइनाइड ग्रुप है कन्वर्ट हो जाती है कार्बोनाइल ग्रुप में। तो ये ऑलरेडी अपन इसके मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस कर रखा है ग्रिग्नार्डिन मतलब हैलाइड में। तो ये एमीन्स हो गई, साइनाइड हो गई, मतलब फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, ओके, बाय।